नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंकज राय और दिव्य ज्ञान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम वाक्यों पर विचार करेंगे, जानेंगे कि वाक्य किसे कहते हैं और अर्थ के आधार पर तथा रचना के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि वाक्य कहते किसे हैं। मित्रों, शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। कई बार विद्यार्थियों से जब पूछा जाता है कि वाक्य किसे कहते हैं तो विद्यार्थी उत्तर देते हैं कि शब्दों के समूह को वाक्य कहेंगे। शब्द का समूह ही वाक्य नहीं कहलाता। वाक्य के लिए दो शर्तें जरूरी हैं। एक तो ये है कि वाक्य में शब्द का समूह हो और दूसरी बात वे शब्द इस क्रम से रखे जाएं कि उनका शुद्ध अर्थ निकले, तो ही उसे वाक्य कहा जाएगा। तो वाक्य की सार्थक परिभाषा यह होगी कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका अर्थ हो उसे वाक्य कहते हैं। देखिए यहां हमने लिखा है माली पौधों को सींचता है। दूसरा लिखा है गाय दूध देती है। उसने अपना पाठ याद कर लिया है। हमारा घर बहुत सुंदर है। ये चारों वाक्य अपने आप में अर्थपूर्ण है, इसलिए हम इन्हें वाक्य कहेंगे। अगर ये अर्थ की पूर्ति नहीं करते तो हम इन्हें वाक्य नहीं कहते। आइए आप जानेंगे कि वाक्य के अंग कितने होते हैं। मित्रों, वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। उद्देश्य जानेंगे कि क्या होता है। वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे यहाँ दो वाक्य दिया गया है, गीता पुस्तक पढ़ती है और माँ खाना बनाती है। पहले वाक्य को ले लेते हैं, गीता पुस्तक पढ़ती है। इसमें पुस्तक पढ़ने की बात किसके बारे में बताई जा रही है? गीता के बारे में बताई जा रही है। तो गीता उद्देश्य है, क्योंकि जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे ही उद्देश्य कहा जाता है। तो यहाँ गीता के बारे में बताया जा रहा है, इसलिए गीता उद्देश्य है। और दूसरे वाक्य में माँ के बारे में बताया जा रहा है कि माँ खाना बना रही है या खाना बनाती है, इसलिए माँ उद्देश्य है। तो मैं समझता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि उद्देश्य क्या है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। वाक्य में उद्देश्य उसे कहते हैं जिसके बारे में कुछ बताया जाता है। आगे आ जाइए, देखते हैं विधेय को, प्रेडिकेट को। वाक्य में उद्देश्य यानी कर्ता, जो वाक्य में कार्य को करने वाला है, जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा है, उसे ही हम कर्ता कहते हैं। तो वाक्य में उद्देश्य यानी कि कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जाता है या बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे गीता पुस्तक पढ़ती है, इसमें गीता के बारे में बताया गया है तो गीता उद्देश्य हो गई। अब गीता अगर उद्देश्य हो गई तो विधेय किसे कहेंगे? विधेय उसे कहते हैं जहां पर कर्ता या उद्देश्य के बारे में कुछ बताया जा रहा है। तो यहाँ पर गीता के बारे में यह बताया जा रहा है कि गीता पुस्तक पढ़ती है, इसलिए पुस्तक पढ़ती है, ये तीनों शब्द जो हैं वह विधेय है या प्रेडिकेट है। दूसरे वाक्य में माँ खाना बनाती है, इसमें माँ के बारे में बताया जा रहा है, तो माँ के बारे में जो कुछ भी बताया जा रहा है वह विधेय होगा। माँ के बारे में बताया जा रहा है खाना बनाती है, ये तीनों शब्द विधेय हो जाएंगे। तो इन वाक्यों में पुस्तक पढ़ती है और खाना बनाती है विधेय है। ये गीता और माँ के बारे में बता रहे हैं। अब आगे देखते हैं वाक्य के प्रकार, और यह वाक्य के प्रकार अर्थ के आधार पर किया गया है। तो अर्थ के आधार पर पहला प्रकार होता है विधानवाचक वाक्य, जिसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। जानेंगे कि विधानवाचक वाक्य क्या होता है। जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के करने या होने का पता चलता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। तो देख लीजिए, गंगा हिमालय से निकलती है, मालती बहुत बीमार है, मोहन क्रिकेट खेलता है। इन तीनों वाक्यों में
किसी बात या कार्य के होने का पता चल रहा है। जैसे पहले वाक्य में पता चल रहा है कि गंगा हिमालय से निकलती है, दूसरे वाक्य में पता चल रहा है कि मालती बहुत बीमार है, तीसरे वाक्य में पता चल रहा है मोहन के क्रिकेट खेलने की बात। तो जिन वाक्यों के जरिए हमें साधारण ढंग से किसी बात के होने का पता चलता है उन्हें हम विधानवाचक या असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। आगे देख लेते हैं निषेधवाचक वाक्य। अर्थ या सेंस के आधार पर, अर्थ मतलब मीनिंग के आधार पर हम वाक्यों के प्रकार कर रहे हैं मित्रों, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हम उन वाक्यों को देखेंगे जिन वाक्यों को पढ़ने के बाद किसी बात के न होने का पता चलता है। इसकी परिभाषा है, जिन वाक्यों में किसी बात या कार्य के होने का निषेध होता है या मनाही होती है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण है, हम बाजार नहीं जाएंगे। अब देखिए यहाँ बाजार जाने की मनाही है, तो यहाँ पर नकारात्मक वाक्य है या यह वाक्य निगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें नकारात्मकता पाई जा रही है। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, छात्र पढ़ नहीं रहे हैं। यहाँ छात्रों का न पढ़ना पाया जा रहा है, तो वाक्य में नकारात्मकता आ रही है या यह नकारात्मकता का अर्थ दे रहा है, निषेधवाचक है, तो इसे भी हम निषेधवाचक या नेगेटिव सेंटेंस कहेंगे। आज तुम दफ्तर मत जाओ। यहाँ दफ्तर जाने से मनाही बताई जा रही है या रोका जा रहा है, यहाँ भी नकारात्मकता का भाव है, इसलिए यह भी निषेधवाचक वाक्य हो गया। तो हमने दो वाक्य जाना, विधानवाचक और निषेधवाचक वाक्य। तीसरा है आज्ञावाचक वाक्य, जिसको हम कहते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। आज्ञावाचक वाक्य, जिन वाक्यों से आज्ञा, अब देखिए नाम इसका आज्ञा है लेकिन इसमें कई चीज़ें आती हैं, इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है, आप समझ नहीं पाते। इस बात को ज़रा ध्यान दीजिएगा। जिन वाक्यों से आज्ञा, अनुमति, उपदेश, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट होता है उन्हें आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण है, चुप हो जाओ, आप चाय पीजिए, खिड़की बंद कर दो। पहले वाले वाक्य को ध्यान दीजिए, यहाँ पर आज्ञा का होना पाया जा रहा है। दूसरे वाले वाक्य में एक क्या की जा रही है, एक प्रार्थना किया जा रहा है, एक रिक्वेस्ट की जा रही है कि भाई आप चाय पीजिए। तीसरे वाले वाक्य में खिड़की बंद कर दो, यहाँ पर भी आज्ञा दी जा रही है। ठीक है, तो जब आज्ञा दी जाए, अनुमति ली जाए कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ, क्या मैं खाना खा सकता हूँ, ठीक है, तो जहाँ पर अनुमति ली जाती है वहाँ पर भी आज्ञावाचक इंपरेटिव वाक्य कहलाता है, वो इंपरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और कोई उपदेश दिया जा रहा है या कोई प्रार्थना या निवेदन किया जा रहा है तो वहाँ पर भी आज्ञावाचक या विधिवाचक वाक्य कहते हैं ऐसे वाक्यों को। ठीक है, तो इसे सिर्फ आज्ञावाचक ही नहीं कहते हैं बल्कि इसका नाम है विधिवाचक हिंदी में। आगे देख लीजिए, प्रश्नवाचक वाक्य, इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। जाहिर सी बात है, ऐसे वाक्य जिनसे हम कोई प्रश्न पूछते हैं उन्हें ही हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों के अंत में मित्रों क्या होता है, इन वाक्यों के अंत में प्रश्नसूचक शब्द लगाया जाता है। ठीक है, अब ये प्रश्नसूचक शब्द कभी कभी अंत में भी आ जाता है, कभी कभी बीच में भी आ जाता है। इसके साथ साथ इसमें एक चीज और पाई जाती है कि इसमें प्रश्नसूचक चिन्ह भी लगाया जाता है। अब देख लीजिए, कल कौन आया था। ठीक है, इस वाक्य को पढ़ने से हमें प्रश्न का बोध हो रहा है, इसके माध्यम से एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यह प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। आप क्या कर रहे हैं, यहां भी प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न का बोध हो रहा है, इसलिए प्रश्नवाचक वाक्य हो जाएगा। तीसरा वाला वाक्य, उसने काम क्यों नहीं किया, यहां पर भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अब हम अगले वाक्य में जाते हैं। तो हमने जान लिया विधानवाचक वाक्य, हमने जान लिया नकारात्मक वाक्य। ठीक है, और हमने क्या जाना, नकारात्मक के साथ साथ आज्ञावाचक वाक्य। ठीक है, आज्ञावाचक या विधिवाचक के बाद हमने जाना प्रश्नवाचक। अब हम जानेंगे इच्छावाचक वाक्य। ठीक है, जिन वाक्यों से इच्छा, आशीर्वाद
या शुभ कामना का भाव प्रकट होता है, उन्हें इच्छावाचक या इच्छार्थक वाक्य कहते हैं। आपकी यात्रा मंगलमय हो। अब यहां पर क्या दिया जा रहा है? एक शुभ कामना दी जा रही है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, भगवान आपका भला करे। ठीक है, ईश्वर आपको लंबी आयु दे। तीसरे वाले वाक्य में आशीर्वाद दिया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसे वाक्यों को हम कहते हैं इच्छावाचक वाक्य। अगला सेंटेंस है, अगली तरह का प्रकार है संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य में क्या होता है? जिन वाक्यों में कोई संदेह या संभावना प्रकट की जाती है, उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है, संदेह जताया जा रहा है कि शायद कल वर्षा हो सकती है। ऐसे वाक्यों को हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। अब तक गाड़ी जा चुकी होगी, एक संदेह जताया जा रहा है कि शायद अब गाड़ी जा चुकी होगी। वह इस समय आता होगा, अनुमान या संदेह लगाया जा रहा है, संभावना जाहिर की जा रही है कि वह इस समय आता होगा। तो ऐसे वाक्यों को मित्रों कहते हैं संदेहवाचक वाक्य। अब आता है इंडिकेटिव सेंटेंस या संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है। गौर करिए क्या दिया गया है संकेतवाचक में? जिन वाक्यों में एक बात या एक काम का होना दूसरी बात या काम पर निर्भर करता है, उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में क्रिया का होना किसी शर्त पर निर्भर करता है। गौर कर लीजिए। ठीक है, इन पहली परिभाषा की पहली लाइन क्या है? इन वाक्यों में एक बात या काम का होना दूसरी बात या काम के होने पर निर्भर करता है। जैसे अगर बारिश नहीं होती तो मैं समय पर लौट आऊंगी। अगर बारिश नहीं हुई तो मैं समय पर लौट जाऊंगी। अब देखिए, एक बात का या एक काम का होना दूसरी बात या काम पर निर्भर करता है। समय पर लौट जाना किस पर निर्भर करता है? बारिश के न होने पर। ठीक है, दूसरा वाला वाक्य देखते हैं। यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। तो सफल होना किस पर निर्भर कर रहा था? परिश्रम करने पर। तो यदि परिश्रम करते तो अवश्य सफल होते। ऐसे वाक्यों को हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं, इंडिकेटिव सेंटेंस। यहाँ इशारा किया जा रहा है, एक काम की निर्भरता दूसरे काम पर बताई जा रही है। यदि उसने झूठ न बोला होता तो उसकी नौकरी न जाती। तो नौकरी के न जाने का कारण क्या था? नौकरी जाने का कारण क्या था? झूठ न बोला होना, झूठ न बोलना। ठीक है, तो व्यक्ति अगर झूठ नहीं बोला होता यानी सच बोला होता तो उसकी नौकरी नहीं जाती। आगे देख लेते हैं विस्मयवाचक वाक्य। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसमें हम अब नाम इसका देखिए लिखा गया है विस्मयवाचक। तो खाली इसमें आश्चर्य की बात नहीं होती है, इसमें विस्मय भी होता है, हर्ष भी होता है। जैसे आज्ञावाचक वाक्य में आपने देखा, वैसे ही विस्मयवाचक वाक्य में भी देखिए, इसमें कई तरह के भाव आते हैं। तो जिन वाक्यों में या जिन वाक्यों से विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे हाय मैं लुट गया। ठीक है, ये दुख प्रकट हो रहा है या शोक प्रकट किया जा रहा है। वाह क्या बात कही है, यानी आश्चर्य वाली बात। आहा कितना सुंदर फूल है। रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। तो अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ा। एक बार मैं पीछे चल करके आपकी हल्की सी पुनरावृत्ति करा देता हूँ, एक रिवीजन करा देता हूँ कि आपने आज कौन कौन से वाक्य पढ़े। अर्थ के आधार पर आपने पढ़ा विधानवाचक वाक्य, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा पढ़ा आपने निषेधवाचक वाक्य। तीसरा पढ़ा आज्ञावाचक वाक्य। चौथा पढ़ा प्रश्नवाचक वाक्य। पांचवां इच्छावाचक। छठवां संदेहवाचक।
और 7वां संकेतवाचक, इसके बाद विस्मयवाचक 8वां। ये 8 प्रकार आपने पढ़े अर्थ के आधार पर। अब हम जानेंगे रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद। मित्रों, रचना के दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी उसकी बनावट किस तरह की होती है। वाक्यों की बनावट 3 तरह की होती है। एक तो सरल वाक्य जिसमें एक ही क्रिया पाई जाए, कर्ता एक से अधिक हो सकता है। मिश्रित वाक्य जहां एक से ज्यादा क्रियाएं हों लेकिन एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, ठीक है। इसमें कई उपवाक्य मिले होते हैं, एक वाक्य प्रधान होता है, बाकी आश्रित होते हैं। संयुक्त वाक्य जो होता है उसमें कई स्वतंत्र या सरल वाक्य मिलाए जाते हैं, ठीक है। अब हम देख लेते हैं एक एक करके कि सरल और मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य क्या है। सरल वाक्य जिसको हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस, जिन वाक्यों में एक ही विधेय या क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। मैंने विधेय के बारे में पहले ही बता दिया, जो कुछ कर्ता के बारे में बताया जाता है वह विधेय होता है। मैं मुंबई जा रहा हूँ, ठीक है, इसमें एक ही क्रिया है, जा रहा हूँ। राजू, सोना और मीनू, देखिए कर्ता कई हैं लेकिन क्रिया एक ही हो रही है, शोर मचाना। तो कक्षा में शोर मचा रहे हैं। राजू, सोना और मीनू कक्षा में शोर मचा रहे हैं। यह वाक्य सरल वाक्य है। आरती नृत्य सीख रही है, एक ही क्रिया पाई जा रही है, नृत्य का सीखना, ठीक है। तो यहाँ पर यह भी जो है सरल वाक्य हो गया। अब हम देख लेते हैं मिश्रित वाक्य, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। देखिए इसका नाम ही होता है कॉम्प्लेक्स, ठीक है, जहाँ कई चीज़ें मिली हों। जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य इस प्रकार जुड़े हों कि उनमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हों, उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। मिश्रित मतलब मिले हुए, इसमें कई उपवाक्य मिले होते हैं और उन सारे उपवाक्यों में से एक प्रधान होता है और बाकी के जो होते हैं उस प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं, यानी डिपेंडेबल होते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, पिताजी ने लिखा है कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। अब पिताजी ने जो लिखा है, ठीक है, वे क्या लिखे हैं कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं। आगे देख लीजिए, पिताजी ने लिखा है, ये बात जो है प्रधान उपवाक्य है कि वे कल सुबह की गाड़ी से आ रहे हैं, यह आश्रित है पिताजी पर। आगे देख लेते हैं दूसरा वाक्य, मैंने एक घड़ी खरीदी है जो बैटरी से चलती है। मैंने एक घड़ी खरीदी है प्रधान उपवाक्य है, जो बैटरी से चलती है आश्रित उपवाक्य। जब वरुण आया तब मैं घर पर नहीं था, इस वाले वाक्य में आप देखेंगे कि एक वाक्य, यह वाक्य जो है कई उपवाक्यों से मिलकर के बना है। जब वरुण आया, अब ऐसा लग रहा है ये अधूरा है। दूसरा पार्ट लिखा गया है तब मैं घर पर नहीं था, ठीक है। तो यहाँ दो दो उपवाक्य मिले होते हैं, ऐसे वाक्यों को हम मिश्रित वाक्य कहते हैं। हम लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है, देख लीजिए, उपरोक्त वाक्यों में रेखांकित उपवाक्य जो हैं वो प्रधान उपवाक्य हैं, ठीक है। जैसे पिताजी ने लिखा है, यह प्रधान उपवाक्य है। मैंने एक घड़ी खरीदी है, प्रधान उपवाक्य है। जब वरुण आया, यह आश्रित है। मैं घर पर नहीं था, यह प्रधान उपवाक्य है। अगला देखते हैं, संयुक्त वाक्य जिसको हम कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। कंपाउंड में क्या होता है, कई स्वतंत्र वाक्य जो है मिले होते हैं संयोजक अवयवों से, या स्वतंत्र उपवाक्य भी मिले होते हैं इसमें। जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक स्वतंत्र उपवाक्य किसी संयोजक द्वारा जुड़े होते हैं, संयोजक मतलब जैसे और, तथा, एवं, परंतु, ऐसे जो शब्द होते हैं उनको संयोजक कहते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य के उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते। देखिए मिश्रित वाक्य में आपने जहां देखा कि एक उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर आश्रित होता है, जबकि संयुक्त वाक्य में ऐसा नहीं होता। सभी उपवाक्य स्वतंत्र रूप में प्रयुक्त होते हैं। ये समानाधिकरण उपवाक्य कहलाते हैं, मतलब एक दूसरे से ही संबंधित दोनों उपवाक्य होते हैं। दोनों उपवाक्यों में अलग अलग बातें नहीं की जाती, एक ही संदर्भ से संबंधित बात की जाती है, इसलिए उनको समानाधिकरण कहा गया है। गरिमा घर का सारा काम करती है और स्कूल भी जाती है। अब देख लीजिए, गरिमा घर का सारा काम करती है, यह स्वतंत्र वाक्य है
और स्कूल भी जाती है, हमें और हटा दीजिए, स्कूल भी जाती है यानी कौन, गरिमा, गरिमा स्कूल भी जाती है, स्वतंत्र है। दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, और। दूसरा वाला वाक्य देख लीजिए, यहाँ तुम रह सकती हो या तुम्हारा भाई रह सकता है, यहाँ तुम रह सकती हो या तुम्हारा भाई रह सकता है। तो तुम्हारा भाई रह सकता है यह भी स्वतंत्र है, यहाँ तुम रह सकती हो यह भी स्वतंत्र है। दोनों को जोड़ने के लिए या जो लगाया गया है बीच में, या ये संयोजक शब्द है जो कि दोनों को जोड़ने का कार्य कर रहा है। सच बोलो परंतु कड़वा सच न बोलो, यहाँ पर सच बोलो जो है वह स्वतंत्र है, और दूसरा पार्ट है, दूसरा हिस्सा है कड़वा सच न बोलो, ये दोनों स्वतंत्र हैं। इन दोनों को जोड़ने का काम परंतु से किया जा रहा है। अगला देख लेते हैं, अभ्यास हेतु प्रश्न। ये कुछ अभ्यास के लिए प्रश्न हैं, आप इनके उत्तर सोचते रहिएगा। इनको मैं एक बार पढ़ देता हूँ और आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इनके उत्तर अपने से सोचिएगा ताकि आप वीडियो को अगर कहीं डाउट हो तो फिर से देख सकें। पहला है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार का होता है। मैंने काउंट करके आपको फिर से वीडियो बैक करके दिखाया, आप देख लीजिएगा कितने प्रकार का होता है और उनके क्या क्या नाम है। संकेतवाचक वाक्य किसे कहते हैं। अगला है, इच्छावाचक वाक्य के 3 उदाहरण दीजिए। आप अपने मन से इच्छावाचक वाक्य के 3 उदाहरण दीजिएगा। संदेहवाचक वाक्य किसे कहते हैं। मिश्रित वाक्य के 3 उदाहरण दीजिए। संयुक्त वाक्य के 3 उदाहरण दीजिए। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप अगर इसे पसंद किए हों तो लाइक करिए, अपने कमेंट लिखिए और अपने दोस्तों, मित्रों, सगे संबंधियों तक इस वीडियो को पहुँचाइए।